जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। दूसरा पार्ट होगा आइसोमेरिज्म। तीसरा पार्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। और चौथा पार्ट होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे ये चारों पार्ट कंप्लीट होंगे, आप में से हर कोई इस काबिल हो जाएगा कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखोगे और आपको करनी आप कर पाओगे। सिर्फ ये 4 पोर्शन, बाकी ऑर्गेनिक तो बात की बात है। सिर्फ ये 4 टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन जब आप उठाओगे तो आप इस काबिल होगे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको ये देखा देखा सा लग रहा है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपने अभी, एक भी चैप्टर आपने अभी नहीं किया। सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हर चैप्टर में मैं यही वापस रिपीट कराऊंगा बार बार, और बहुत सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इस चैप्टर का नाम सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों इस चैप्टर का नाम है। यानी कि इस चैप्टर के कंप्लीट होते होते 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डालेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी गुड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है। किसी भी कंपाउंड का नाम 3 तरीके से लिखा जाता है। एक पुराना सभ्यता थी, पुरानी तरीका था जिसे ट्रिवियल नेम बोला जाता था, जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को देख के बनाया जाता था। एक है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। जैसे हर किसी के 2 नेम होते हैं, एक घर वाला और एक बाहर वाला। जो घर वाला नेम है, एक कुछ टाइम के बाद जब आप थोड़े से बड़े होते हो तो एक और नाम आता है जो कुछ किसी एक के लिए होता है, वो उसी नाम से आपको बुलाएगा। जैसे किसी का घर का नाम चिंटू है, पर्सनल नेम। दुनिया में एक ऐसी ही चीज़ है जो आपकी है लेकिन ज़्यादातर दूसरे लोग उसका उपयोग करते हैं। बताइए क्या? नाम है आपका, लेकिन आपसे ज़्यादा बाकी लोग उसका यूज करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 2 नेम, यहाँ पे हम ट्रिवियल नेम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अब उसके क्वेश्चंस नहीं आते और उसे सिलेबस से हटाया गया। अभी हम सिर्फ 2 नेम बात करेंगे, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। तो बेसिकली हमारे इस टॉपिक का नाम IUPAC नेम नहीं बल्कि सिंपल नॉमेनक्लेचर। इस नॉमेनक्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो होगा IUPAC एंड कॉमन नेम। एक एक करके मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले कि IUPAC स्टार्ट करूं, कुछ बातें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। जब भी कभी IUPAC नेम लिखा जाएगा, IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहले रूट वर्ड का यूज किया जाएगा। चलो मैं अपना नाम लिख देता हूं। ये मेरा नाम है, इंजीनियर मुकेश इंद्राज कुमार यादव। ये मेरा नाम है। अच्छा, तो यहाँ पे इंजीनियर मुकेश इंद्राज कुमार यादव, ये मेरा नाम है। उसमें
दो अलग, देखो रूट बस आपको पता करना है असली में मेरा नाम क्या है। आप मुझे किस नाम से बुलाते हो? इंजीनियर सर, कुमार सर, यादव सर, नहीं मुकेश सर। तो मेरा तो ये रूट वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है बेटा? रूट, मेरे नाम का रूट। इस रूट वर्ड के पहले कुछ लगा हुआ है, रूट वर्ड से पहले लगा हुआ है, दैट्स वाई प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। उसके बाद सबसे आखिरी में भी कुछ लगा हुआ है, दो चीज़ें लगी हुई, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। कुमार नहीं लगाऊंगा तो कोई ज़रूरी नहीं। देखो हमारे यूपी और बिहार, अवध की बात करूं मैं, यूपी और बिहार की बात करूं, तो वहाँ पे कुमार इसलिए लगाया जाता था क्योंकि इससे पता चलता था लड़का कुमारा है, तो इसलिए नाम इसलिए नाम में लगता था कुमार। मुकेश कुमार यादव, इसका मतलब ये बंदा अभी कुमारा है, इससे पता चलता था। बट जब से आधार कार्ड बना है, एक बार नाम में कुछ भी नाम आपने लिख दिया, गलती से आपके नाम की जगह आपके पापा का नाम आ गया, तो आप अपने बाप के बाप बन जाओ। अब आप जितना मन करे प्रूफ कर लो कि पापा आपके पापा नहीं हैं, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रूफ, आज के ज़माने में प्रूफ। पहले के टाइम में भी आधार कार्ड हुआ करता था। आप देखेंगे औरतों को गुदना बोलते थे, एक हाथ में, जिसे आज टैटू के नाम से जानते हो आप लोग। राइट हैंड में भी होता था और लेफ्ट हैंड में भी होता था। ऐसा कहा जाता था राइट हैंड में जो टैटू बनेगा उसमें पापा का नाम लिखा जाएगा, आपके नाम के साथ पापा का नाम लिखा जाएगा। और फिर ससुराल जब लड़की जाती है तो लेफ्ट हैंड में एक टैटू बना जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम लिखा था। तो वो आधार कार्ड था पुराने ज़माने का। मान लो मेला में वो लड़की खो गई तो उसके हाथ को देखेंगे वो फलाने की बिटिया है, भेज दो उनके यहाँ, वो आधार कार्ड था। अब वो ज़माना बदल गया। अभी भी देखो आप इंस्टाग्राम रील वगैरह आप सब लोग देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखिए लड़कियां लड़के सब नाम लिखवाए रहते हैं, ठीक है। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाती हैं, लड़के अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाते हैं। समझ में नहीं आता क्यों करते हैं ऐसा, जबकि उन्हें पता है प्यार, इश्क और मोहब्बत कहाँ किसी का पूरा होता है, क्योंकि इसका पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर ही अधूरा होता है। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, जब भगवान श्री कृष्ण का प्यार पूरा नहीं हुआ तो आप लोगों का कैसे होगा? मेरा दुख। एक बार एक भाई साहब ने मुझसे पूछा लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज। मैंने उनसे बोला, हमने कहा दोनों में कॉमन बातें, बशर्ते लव मैरिज में आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हो और अरेंज में दूसरे की, बस इतना आसान था। अब आपको चॉइस करना है कि आपको क्या करना है। मतलब ये बुरी बात नहीं है, सही है, आजकल के ज़माने में सब कुछ सही है बेटा। यहाँ पे प्रीफिक्स पहले इसलिए लगाया गया है, देखो प्रीफिक्स होना ज़रूरी है क्या? नहीं। अगर मैं 4 साल की डिग्री वो बीटेक वाली नहीं लिया होता तो क्या मेरे नाम के आगे इंजीनियर रखा होता? नहीं। मैं यादव जी के घर में पैदा हुआ, इस वजह से मेरा नाम क्या है? यादव। तो अब मुझे बताओ इंजीनियर ज़्यादा बड़ा है या यादव ज़्यादा बड़ा है? यादव ज़्यादा बड़ा है। आप इंजीनियर बोलो या ना बोलो, यादव जी का लड़का है इसलिए यादव, ये बात बोला जाएगा। ये है सरनेम बेटा। और याद रखें, जब भी कभी प्रीफिक्स और सफिक्स में चूज करना हो कि किसका प्रीफिक्स और किसका सफिक्स यूज होगा, तो उस टाइम याद रखेंगे सफिक्स बड़ा है प्रीफिक्स से। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला ग्रुप है उसका सफिक्स और जो छोटा वाला ग्रुप है उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब 2 सफिक्स है, एक तो कुमार जो कि कुमारा है और दूसरा यादव जी के घर का लड़का है इसलिए यादव। तो इसमें एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। तो ये है प्राइमरी सफिक्स, जिसे एन, इन और आइन के नाम से जाना जाता है। और यह है आपका सेकेंडरी सफिक्स, जिसे किसी फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। जैसे अल्कोहल है तो ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, एल्डिहाइड है तो अल,
हेलोजन है तो नहीं, हेलोजन है तो कैसे, उसका प्रीफिक्स लगता है हेलो, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर ये सब तो समझ में आता है, ये बीच में इंद्राज कहाँ से आ गया? ये पापा जी का नाम है हमारे, इससे पता चलता है कि हाँ आप इन्हीं के लड़के हो। ये होता है। जब मैं गुजरात में था, सिप्ला में प्रोडक्शन ऑफिसर जब था, तो उन्होंने, मेरा नाम एक्चुअली मुकेश कुमार यादव है, उन्होंने ज़बरदस्ती इंद्राज लगवा दिया। उन्होंने कहा हमारे गुजरात में जब तक पापा का नाम साथ में ना लिखा जाए तब तक आपका नाम अधूरा है। हमने कहा कोई लड़की है उसकी शादी भी हो गई उसके बाद, कह रहे तब हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा मान लो उसका मन उस हस्बैंड के साथ रहने का नहीं है, तब कह रहे हस्बैंड का नाम बदल दिया जाएगा। फिर मैंने उनसे बोला आधार कार्ड तो सिर्फ 2 ही बार बदला जा सकता है। तो उसने कहा आपको क्या लगता है हस्बैंड 10 बार बदला जाता है? हमने कहा यार आप लोगों के पास हर बात के जवाब है ना। मतलब सोचो कि ज़रूरी है, ये ज़रूरी है लगाना, आपको पता चलेगा। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद क्या नाम, किसका नाम था? पापा का नाम था। बापू के बापू थे वो करमचंद जी, लेकिन नाम उनका क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये गुजरात वाले जितने हैं ना, अगर आप में से कोई गुजरात का होगा तो आपको पता होगा कि नाम के बीच में, नाम और सरनेम के बीच में फादर का नाम जरूर आएगा। इससे क्या पता चलता है पता है? इससे पता चलता है कि फादर का ही सरनेम है। तो सरनेम ज़रूरी नहीं है, हालांकि आजकल का ज़माना मॉडर्न ज़माना हो गया, अब तो सरनेम ज़रूरी नहीं है, आप मम्मी का भी नाम यूज कर सकते हो सरनेम, ये ज़रूरी नहीं। अब तो नया रूल आ गया है कि आपको अगर पापा का सरनेम यूज़ नहीं करना है तो आप मम्मी का सरनेम यूज कर सकते हो। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज में ऐसा होगा कि पापा का सरनेम अलग है, मम्मी का सरनेम अलग है, तो ऐसा यूज कर सकते हो। नेमिंग करते समय बच्चे को किसका सरनेम दिया जाए, ये बच्चे को डिसाइड करना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, पापा का सरनेम दिया जाएगा कि पापा यादव जी के घर में, अगर मैं वर्मा जी के घर में पैदा हुआ होता तो मेरा नाम क्या होता? मुकेश इंद्राज कुमार वर्मा। पांडे जी के घर में पैदा हुआ होता तो पांडे, है ना। त्रिवेदी जी के घर में पैदा हुआ होता तो आगे होता मुकेश इंद्राज कुमार त्रिवेदी, चतुर्वेदी। वो डिपेंड करता है, सरनेम आपको ज़रूरी है, बगैर सरनेम का आपका नाम अधूरा है। तो सरनेम यानी कि सफिक्स 100%। इन केस सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा तो भी एक सफिक्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाओ, मेरे बुआ का लड़का है, हर बार हम लोगों को एक सुनने की आदत है, अच्छा यादव इसलिए कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है आपको। यूपी और बिहार में ज़्यादातर लोग यादव होते हैं तो उनका अपना दबदबा चलता है। तो अगर मैं मान लो कोई मेहनत करके हासिल किया हूँ ना, तब भी लोगों को क्या लगता है यादव सरनेम है इस वजह से मिल गया। तो मेरे बुआ का लड़का, उसने क्या किया, सरनेम ही हटा दिया। उसने कहा मुझे सरनेम नहीं चाहिए ऐसा यादव कि जिससे लोगों को लगे कि मैं काबिल ही ना हूँ। सरनेम नहीं यूज किया भाई। जब पासपोर्ट बनाने की बारी आई, पासपोर्ट ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि सरनेम ही नहीं है, बिना सरनेम का पासपोर्ट बन ही नहीं सकता। अब आप सोचो, दुनिया को मॉडर्न करने के चक्कर में आप लोग पड़े हुए हो, हर कोई जातवादिता सब लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट बिना सरनेम के नहीं बन रहा है, तो कैसे होगा बताओ। मैंने कहा अच्छा हुआ, मैंने भी तो सोचा था एक बार लेकिन अच्छा हुआ नहीं हटा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान से सुने, जब भी कभी आप IUPAC नेम लिखता है, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले क्या लगेगा बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आप लगाएंगे रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद आप लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद आप सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। ये देखो, सेकेंडरी सफिक्स जो है ना, वो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप का है। ये किसका होगा? सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप, या हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका होगा। और ये जो प्रीफिक्स है ये इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप का होगा। और ये आपको प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको बता दिया क्या है, या तो एन होगा, या तो ईन होगा, या तो आइन होगा। ये रहेगा, इसे कोई हटा ही नहीं सकता। एक न एक सरनेम तो रहना ही रहना है।
उसे कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती, रहेगा ये, या तो एन रहेगा या तो इन रहेगा या तो आइन रहेगा, चाहे उधर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो चाहे ना लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये दो चीज़ें ज़रूर रहेंगी इस पूरे नेम में, ये दो चीज़ें, एक तो रूट वर्ड, एक प्राइमरी सफिक्स। अब पॉसिबिलिटी है कि प्रीफिक्स रहे और पॉसिबिलिटी है कि ये ना रहे। इसी तरीके से सेकेंडरी सफिक्स में पॉसिबिलिटी है कि ये रहे और पॉसिबिलिटी है कि ये ना रहे। तो बताओ जल्दी से, सेकेंडरी सफिक्स किसका यूज करेंगे, सुपेरियर या इन्फीरियर? सुपेरियर। और प्राइमरी इन्फीरियर का, यानी कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में जिसका ऑर्डर कम है उसका प्रीफिक्स, जिसका ऑर्डर ज़्यादा है उसका सफिक्स यूज करेंगे। अब हमारा मेन टास्क है रूट वर्ड को समझना। तो आइए रूट वर्ड आपको बता देता हूँ, इसे हटा देता हूँ मैं। रूट वर्ड, इसी रूट वर्ड को एल्क के नाम से जाना जाएगा। एल्क, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन आपके चेन में कितने हैं और उसी हिसाब से अपना एल्क बनेगा। बताओ जल्दी से बताओ, एक के लिए क्या होता है, मिथ, दो के केस में एथ, तीन के केस में प्रॉप, चार के केस में ब्यूट, पाँच के केस में पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, सेप्ट नहीं यूज करते, हेप्ट यूज करते, एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक, 11 के लिए बेटा अनडेक, 12 के लिए डू डेक, 13 के लिए ट्राई डेक, 14 के केस में टेट्रा डेक। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर दिए, पेंटा डेक, 16 हेक्सा डेक, 17 हेप्टा डेक, 18 ऑक्टा डेक, 19 नोना डेक and 20 ICOS, 21 un-ICOS, 22 do-ICOS, ट्राइकोस। ठीक है, हालांकि इस 20 तक आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, आप बस 20 तक याद रखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आपको पता होना चाहिए उसी हिसाब से। एन बता बेटा कब यूज करेंगे, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा, और इन तब यूज करेंगे जब डबल बॉन्ड रहेगा, और आइन तब यूज करेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। क्या बेटा, नोना।
इरेज करो बेटा इसे। होमोलॉगस सीरीज अगली हेडिंग डालेंगे। होमोलॉगस सीरीज लिखिए इसमें a series having same functional group, a series having same functional group and having similar chemical properties, a series having same functional group and similar chemical properties called homologous series। तो होमोलॉगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। उसमें सीरीज, पहला जो सीरीज है उसे मैंने आपको नाम बता रखा है ना, हाइड्रोकार्बन। पहला सीरीज क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या नाम बताया था, हेलो एल्केन। तीसरा हेलो एरीन या हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल अपना फंक्शनल ग्रुप है, फिनॉल अपना फंक्शनल ग्रुप है, ईथर अपना फंक्शनल ग्रुप है। इन तीनों को, अल्कोहल के जितने भी अल्कोहल होंगे सब होमोलॉगस हो गए, जितने भी फिनॉल होंगे वो सारे होमोलॉगस हो गए, जितने भी ईथर हो गए वो सारे होमोलॉगस हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको नोट करेंगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैंने अभी लिखा है ना एक वर्ड, फंक्शनल ग्रुप। तो आखिर वो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा पार्ट है किसी भी चेन का या किसी भी कंपाउंड का जिसकी वजह से ही केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कोई भी एक ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से किसी भी कार्बन चेन की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाए। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH लगा दिया, क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। मीथेन सही था, मीथेनॉल होते ही एक पॉइजन क्रिएट हो गया। आपको पता है एक ऐसा अल्कोहल जो पॉइजनस अल्कोहल होता है, जहरीली शराब बोलते हैं इसको, जिसको पी डाला तो लाइफ जिंगल अला। उठोगे नहीं आप, उठ जाओ। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यूपी के इस ज़िले में कच्ची दारू पीने की वजह से इतने लोगों की मौत। कच्ची दारू का मतलब क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल। अंग्रेज़ी दारू का मतलब क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। वो कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैं आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में बताऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप घर जाके बनाना शुरू कर दो, ऐसा उसका पूरा तरीका आपको बताया जाएगा एक एक करके। तो हेडिंग डालेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप a group of compound which decide its chemical property, a group of compound which decide its chemical property called, a group of compound which decide its chemical property called functional group। हम एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनका नेमिंग करेंगे। आज के लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे। हेडिंग डालेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होंगे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कोई मुझे बताएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का DU क्या होता है? और इसके केस में एक आएगा और होगा एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का DU 0 नहीं होगा और इसमें आएगा एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो एल्केन। ये सब आएगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स आपको लिखा देता हूं। कोई स्पेशल रूल नहीं है। सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन देखना। आप हमेशा क्या देखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल गया तो आपको समझ लो कि 50% काम हो गया। दूसरा होता है नंबरिंग। याद रखो, नंबरिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे मान लो 10 दिन बाद आपका पेपर होने वाला। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आप सिचुएशन को समझ लें, सिचुएशन की गंभीरता को समझें और उसी हिसाब से अपने दिल से जो आवाज़ आए वही आंसर देना, बस सिंपल। पहले सिचुएशन समझ लो। 10 दिन बाद आपके जेई का पेपर है। चलो ठीक है, नीट का पेपर अब छोड़ दो। 10 दिन बाद आपका कंपटीशन का पेपर है। अब वो चाहे नीट का हो चाहे जेई को, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपके पास बहुत सारे डाउट हैं, आप लेके आए और आपसे बोला जाए कि अभी कोई सीनियर टीचर अवेलेबल नहीं है। जूनियर टीचर की अवेलेबिलिटी है। जूनियर टीचर अभी तुरंत मिल जाएगा तुम्हें, और अगर तुम्हें सीनियर टीचर ढूंढना है तो 3 दिन के बाद मिलेगा और 10 दिन बाद आपका पेपर है। तो क्या आप जूनियर टीचर से डाउट लेना प्रेफर करोगे या इंतज़ार करोगे सीनियर टीचर का? जूनियर टीचर से आपने डाउट ले लिया, क्लियर हो गया। सुपीरियर कौन, सीनियर या जूनियर? सीनियर। अभी जूनियर तो इन्फीरियर हो गया, तो जूनियर से भी आपने डाउट क्लियर कर लिया अपना। लेकिन सोचो, अभी बोल दिया जाए कि 2 बजे एक सीनियर टीचर भी अवेलेबल है और एक जूनियर टीचर भी अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे? सीनियर टीचर से डाउट लेना क्लियर वो चाहोगे, यही चाहोगे ना। तो जब भी कभी नंबरिंग करते समय इस बात को ध्यान देना, यही बात हमेशा बच्चे गलत करते हैं। 80% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं नंबरिंग करते समय। जब भी कभी आप नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा ग्रुप मिल रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जूनियर है या सीनियर है, पहले मिल रहा है बस यही कंडीशन आप गलती करोगे। फिर से देखना, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप बस पहले मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जूनियर है या सीनियर। लेकिन जब जूनियर और सीनियर दोनों मिल रहे हों और दोनों सेम ग्रुप पे मिल रहे हों, यानी कि लेफ्ट से चले दूसरे नंबर पे जूनियर मिला, राइट से चले दूसरे नंबर पे सीनियर मिला, आप किधर से चलोगे? राइट से। क्यों? क्योंकि अब आप किसको प्रेफर करने वाले हो? सीनियर को प्रेफर करने। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। तो नंबरिंग कैसे करोगे? इस हिसाब से करोगे कि कोई भी ग्रुप पहले नंबर पे मिले या लोवेस्ट नंबर पे मिले, और अगर 2 ग्रुप सेम नंबर पे मिल रहा है तो सुपीरियर वाले को पहला कम नंबर दोगे। लिखेंगे नंबरिंग इन सच अ मैनर, नंबरिंग में लिखेंगे numbering occur in such a manner, numbering occur in such a manner any functional group present at lowest position, any functional group present at lowest position। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो लोवेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए। इस हिसाब से आप नंबरिंग करोगे। सेकंड, इफ 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट सेम पोजीशन फ्रॉम ईदर साइड, लिखेंगे
इफ टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट सेम पोजीशन फ्रॉम ईदर साइड देन मस्ट बी प्रिफर फ्रॉम सुपीरियर ग्रुप. सेम पोजीशन देन मस्ट बी प्रेफर फ्रॉम सुपीरियर ग्रुप. सुपीरियर ग्रुप की तरफ से आप नंबरिंग प्रेफर करोगे. क्या बेटा? इफ टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट सेम पोजीशन फ्रॉम ईदर साइड देन preference must be from superior group. अब मान लो अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसे आपको पता ना हो सुपीरियर है या इन्फीरियर है, जैसे हैलोजन है और सारे दो ग्रुप है, दोनों हैलोजन के हों, दो ग्रुप हैं और दोनों किसके हों बेटा? हैलोजन के. अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सुपेरियर है कौन इन्फीरियर है? अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे. हैलोजन में फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया. तो अगर कोई सेम प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप है, उस केस में क्या करोगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलोगे. ठीक है, हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. आइए सबसे पहले एल्केन के कुछ नेमिंग के बारे में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में डिस्कशन करते हैं, देन साइक्लो एल्केन के बारे में बात करेंगे. सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास CH4 है, तो आपने कहा सिर्फ एक अकेला कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आपने लिखा मिथ, और आपने सारे बॉन्ड सिंगल देखे तो क्या हो गया? एन. तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन. बहुत ही आसान था. अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक CH3 लगा दिया, अब बताओ इसका क्या नाम होगा? इथेन. क्या नाम हो गया बेटा? इथेन. क्यों इथेन हुआ? दो कार्बन की वजह से इथ और सभी सिंगल बॉन्ड है एन. फिर से मैंने लिखा CH3, CH2, CH3. अब क्या होगा? प्रोपेन. क्या नाम हो गया? प्रोपेन. क्या अभी नंबरिंग की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, कुछ भी नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. फिर से मैंने लिखा CH3, CH2, CH2, CH3. बताओ बेटा क्या हुआ? क्या नाम हो गया? ब्यूटेन. चार कार्बन है तो ब्यूटेन. फिर मैंने लिखा CH3, CH2, 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 CH3. इसका नाम क्या होगा? पेंटेन. पांच कार्बन है तो पेंटेन. बहुत ही आसान है. आपने क्या किया? एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए, सात के लिए, आठ के लिए, नौ के लिए, 10 के लिए, और अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो इन. ठीक है, तो ये बन गया. अगर मैं आपसे पूछता कि मैं चाहता हूँ किसी का लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, ये पेंटेन है और मैं चाहता हूँ इसका लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बताओ कितने कार्बन? तो हर एक कार्बन पे एक एक पॉइंट लगा दो. पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि सब पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता. इसलिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट, ये चार पॉइंट, ये पाँच पॉइंट मैंने लगा दिया और तीन सबको आपस में जोड़ दिया. तो आप देखेंगे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, और हमने पांचों कार्बन को ऐसे बॉन्ड और पॉइंट और लाइन स्ट्रक्चर से जोड़ दिया. ये भी, इसका नाम भी क्या हो गया बेटा? पेंटेन. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम होगा? हेप्टेन. आप कह रहे हो क्या हलवा हलवा सवाल पूछ रहे हो सर, इससे ज़्यादा अच्छे तो हम लोग 9th में किए थे. और हाँ, लेवल 0 से हीरो कब बनोगे पता भी नहीं चलेगा. और बाद में अगर डायरेक्ट मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा ना तो फिर गए. अगला सवाल देखो, अब हम बात करेंगे. मान लो आपके पास एल्केन है, मान लो आपके पास एल्केन है और उस एल्केन से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, तो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है. एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. तो एल्काइल का फॉर्मूला बताओ. CnH2n+1. तो जल्दी से मुझे बताओ, ये क्या है? मीथेन. तो एक हाइड्रोजन मैं निकाल दूंगा तो क्या बनेगा? CH3, और एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया.
जो हाइड्रोजन मैंने निकाला उसको ऐसे फ्री बॉन्ड से दिखा दी। इसे कैसे, इस CH3 को किसी से भी जोड़ सकता हूँ। तो ये मीथेन है, तो ये क्या हो गया, ये मिथाइल हो गया। ज़रा इसमें बताओ, CH3 से एक हाइड्रोजन निकाला और बना दिया CH3CH2, ये बॉन्ड मैंने फ्री कर दिया। अब बताओ इसका नाम इथाइल। मिथाइल को कई कई जगहों पे Me और इथाइल को कई कई जगहों पे ET लिखा नज़र आएगा। ओके, CH3CH2CH3। अब आपके पास यहाँ पे अलग अलग कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ये वाले कार्बन की तरफ चलते हैं। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन। ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन कितनी डिग्री हो गया बेटा, 1 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे कार्बन कितने डिग्री के पास, दो टाइप के कार्बन हो गए, कौन कौन से, 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब जब आप हाइड्रोजन हटा रहे हो तो आप चाहोगे 1 डिग्री से भी हटाना और आप चाहोगे 2 डिग्री से भी हटाना। तो बताओ इसमें कितने एल्काइल बनेंगे, 2, कौन कौन से, आओ देखते हैं। सबसे पहले दोनों में से किसी एक 1 डिग्री से हटा दी, मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या हो गया, CH3CH2 और एक बॉन्ड मैंने फ्री कर दिया। इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज नॉर्मल प्रोपाइल। तो हम सिंपली लिखते हैं N प्रोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा, N प्रोपाइल। लेकिन सोचो अगर इस 2 डिग्री से हाइड्रोजन को हटाया गया होता तो ये क्या बनता, CH3CH3 और मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया। अब बताओ, अब इसका नाम बन जाता है आइसोप्रोपाइल। ये सब तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नोट करने की ज़रूरत है। हो गया, बड़ी तेज नोट कर रहे हो यार तुम लोग। ये है आपका ब्यूटेन। अब मैं चाहता हूं कि आप ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाओ और आप मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ से मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूँ और इसे ब्यूटाइल बनाऊंगा। सोच के बताओ, अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या यहाँ से हटा पाऊँगा, सोच के बताओ। ये कितनी डिग्री है, 1 डिग्री, और ये कितनी डिग्री, क्या ये सिमेट्री दिख रही है बेटा। अगर आपने एक शीशा यहाँ पे रख दिया, मिरर इमेज बन जाएगा इसी का, है ना। तो अगर यहाँ पे आपने हटा दिया तो मिरर इमेज कहता है कि यहाँ पे भी हटा दिया, तो अपने आप हट गया, यही ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपने हटा दिया तो मिरर इमेज क्या कहता है कि आपने यहाँ पे ही हटा दिया, यही तो बोल रहा है, ठीक है। तो कितनी जगह से हटाया जा सकता है, 2 जगहों से। चलो यहाँ से हटा के दिखाता हूँ, CH3CH2CH2CH2, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। नाम बताओ इसका, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बना, ब्यूटाइल। लेकिन कौन सा वाला ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या हो जाएगा, N ब्यूटाइल। अब यहाँ से हटाऊँ CH3CH2CH3, मैंने यहाँ से हटाया। अब बताओ, गलत जवाब, आइसो नहीं होगा, ये होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसे हम सेक ब्यूटाइल के नाम से जानेंगे। अब आपने कहा आइसो क्यों नहीं होगा, आइसो की कंडीशन है, सामने जो लिखा हुआ आइसो की कंडीशन कि जहाँ से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो वहाँ से आगे बढ़ो तो जो एंड हो वो 2 कार्बन पे होना चाहिए। कुछ इस तरीके का ग्रुप आपको दिखे तो आइसो होगा। आपने कहा और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये यहाँ से आपने हटाया, इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच लोगे, एक तरफ तो CH3 दिख रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, C2H5, इसलिए आइसो नहीं है। दोनों तरफ क्या दिखना चाहिए, CH3 दिखना चाहिए, तभी आइसो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके गुड। लेकिन सोचो ज़रा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख देता बेटा, CH3 CH3 और एक H, इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अभी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा।
आइसोब्यूटेन। अब इसमें बताओ हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से हटाया जा सकता है, जहाँ से आप बोलोगे मैं वहाँ से हटा दूंगा। ये कितने डिग्री का हाइड्रोजन है? 1 डिग्री है। कैसे पता चल गया कि ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। बताओ ये कितने डिग्री और ये कितने डिग्री? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने डिग्री? 3 डिग्री। अब आपके पास कितने टाइप के कार्बन हैं? 2 टाइप के, एक तो 1 डिग्री का 3 है और एक 3 डिग्री का है। कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं? या तो 1 डिग्री से हटाएंगे या तो 3 डिग्री से। हटा के बताओ। आपने यहाँ से हटाया तो बना CH3C, CH3H, CH2, ये बॉन्ड फ्री किया। बताओ इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा? जहाँ पे ये ख़त्म हुआ उसके आगे आए तो 2 पॉइंट पे एंड हो रहा है ना, और दोनों CH3 है, तो क्या हो जाएगा ये? आइसोब्यूटाइल। क्या कोई दिक्कत? लेकिन अगर यहाँ से हटाता मैं, ध्यान सुना, यहाँ से हटाऊँगा तो CH3C, CH3, CH3 और ये बॉन्ड ऐसे फ्री हुआ। अब बताओ क्या आइसो हुआ? नहीं, इसे बोलते हैं टर्शरी। कहाँ से हटाया? 3 डिग्री कार्बन से हटाया ना, तो इसको बोलते हैं टर्ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो अभी आपने क्या किया? सबसे पहले आपने मिथाइल देखा, फिर आपने इथाइल देखा, फिर आपने एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल देखा। ब्यूटाइल के केस में 4 ब्यूटाइल आपको मिला। कौन कौन सा ब्यूटाइल बेटा? एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में आपको 4 दिखे। प्रोपाइल में कितने दिखे थे? प्रोपाइल में 2 दिखे थे। कौन कौन सा? एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना। अब हम पेंटाइल के बारे में बात करते हैं। नोट करो इसको। बताओ बेटा, क्या ये मिरर इमेज दिख रहा है? हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे इस कार्बन को ढकते हुए रखूँ देन मिरर इमेज दिख रहा है। हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर यहाँ से हटा दिया तो समझ लो यहाँ से अपने आप हट गया, तो यहाँ से हटा लिया तो समझ लो यहाँ पे अपने आप हट गया। तो मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ से हटा दिया, ये तो ढक रखा था ना, लेकिन हटा तो सकते हो। हाँ या ना? ठीक है। तो अब आपने क्या किया देखें, आपने कहा अगर यहाँ से हटाऊंगा, अब ये दोनों सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो मैं यहाँ से पहले हटाऊंगा। तो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2। बताओ क्या नाम होगा इसका? N पेंटाइल। पेंटेन से किस में कन्वर्जन हुआ है? पेंटाइल। और स्ट्रेट लाइन है इसलिए N पेंटाइल। अगर मैं यहाँ से हटा देता बेटा, बताओ बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल। अगर मैं यहाँ से हटाता, अब बताओ, आइसो तो मैंने बोला था 2 CH3 होना चाहिए, तो क्या CH3 है? इसका एंड जो है यहाँ पे भी, जहाँ से बॉन्ड हट रहा है उसको CJ खींच के लेके जाओ, और एंड हमेशा 2 CH3 होना चाहिए। यहाँ पे 2 C2H5 से एंड हो रहा है, तो ये भी सेकेंडरी हुआ। लेकिन अब यहाँ पे भी मैंने सेकेंडरी पेंटाइल लिख दिया मान लो, और ऊपर भी सेकेंडरी पेंटाइल लिखा है, तो अंतर क्या होगा? इसमें सिमेट्री दिख रहा है क्या? जहाँ से बॉन्ड आपने हटाया है वो सिमेट्री में है, इसलिए इसे सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे, यानी कि सिम सेक पेंटाइल। सिमेट्रिकल का मतलब
सिमेट्री है बीच में, ठीक है। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कहाँ कहाँ से हटा सकते हो, तो आपने यहाँ से हटा दिया तो क्या मैं मान लूँ यहाँ से हट गया? नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रांच हो रहा है, सिमेट्री तो नहीं बन रही है। अब मैंने यहाँ से हटा दिया तो क्या मान लूँ कि मैं यहाँ से हट गया? नहीं। अब मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अब इन दोनों में मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से हटा दिया तो यहाँ अपने आप हट गया, क्योंकि एक सिमेट्री यहाँ पे ऐसे दिख रही है ना। अब आप इसको पलट दोगे तो सीधे यहाँ नीचे आ गया। तो कितनी जगह से हटाया जा सकता है? 4 जगहों से हटाया जा सकता है। चलो ठीक है, मैं सिर्फ एक जगह से हटाऊँगा, और सबसे लास्ट वाला, क्योंकि बाकी सबसे सेम बनने वाला है, नाम उसका सेम बदलेगा नहीं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हो गया CH3 C CH3 H CH2 CH2, ये बॉन्ड फ्री है। बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? आइसो। क्यों? क्योंकि जहाँ से आपने हटाया है सीधे आओगे तो एंड कहाँ पे हो रहा है? 2 CH3 पे। इसका नाम हो गया आइसो पेंटाइल। अब बताओ बेटा, इनमें से इसका नाम ही आइसोपेंटेन है, तो आइसोपेंटेन से हमने आइसोपेंटाइल बनाया। इसका नाम नियोपेंटेन है। अब बताओ कहाँ से हाइड्रोजन हटा सकता हूँ? चारों में से कहीं भी एक जगह से। तो क्या बनेगा? बताओ क्या है ये? नियोपेंटाइल। इसका नाम हो गया नियोपेंटाइल। नोट करो जल्दी से। कुछ नोट पॉइंट लिखवा देता हूं। अगर मान लो इस तरीके से कोई है, एक स्टेट चेन है और आखिरी से अपने बस एक हाइड्रोजन हटाया, तो वो क्या होता है? N। उसे क्या बोलते हैं? N, नॉर्मल। लेकिन अगर ये जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है उसका जो एंड है वो इस तरीके से हो, तो आप क्या बोलोगे? आइसो। अगर जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है उसका एंड 3 कार्बन पे हो तो नियो। अब इसमें ज़रा देखना, इस कार्बन को ध्यान से देखो, और ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। इस वजह से इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से तो 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन, ये वाला, ये 3 हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। ये पहले, ये अभी जो मैंने ये पढ़ाया है इसका ये सार है, और इस पर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप बताएंगे उसका नाम क्या है, एल्काइल का। मैं कुछ एल्काइल लिखूंगा और आप फटाफट उसका नाम बताएंगे। ये अच्छा ठीक ठीक, आराम से नोट कर लो। ये जो भी पोर्शन लिखा हुआ है नोट पॉइंट, इसी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहला CH3 C CH3 H, बताओ इसका नाम क्या है? आइसो प्रोपाइल। दूसरा CH3 C CH3 H CH2 बॉन्ड फ्री, बताओ आइसो ब्यूटाइल। तीसरा CH3 C CH3 H CH2 CH2 बॉन्ड फ्री, आइसो पेंटाइल।
बीच में कहीं पर भी कोई ब्रांच आ गया ना तो आइसो नहीं रह जाएगा, वो बदल जाएगा, ठीक है, उसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा फिर। जैसे चौथा CH3 CH CH3 CH2 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 बॉन्ड फ्री, बताओ इसका नाम आइसोहेक्साइल। पांचवा CH3 बताओ आइसोहेप्टाइल। इधर देखो, नियो क्या, नियोब्यूटाइल को कहीं भी एनसीईआरटी ने नियोब्यूटाइल नहीं लिखा है, हमेशा टर्सरी लिखा जाता है, तो आप टर्ट यूज करें, टर्ट ब्यूटाइल। टर टर मत बोलना, टर्ट ब्यूटाइल। अब बताओ बताओ बेटा। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो सुनो, अब अगर नॉर्मली जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है, आप सुन लो, जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है वहाँ से सीधे चलते जाओ, बीच में कहीं कोई ब्रांच ना मिले, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जाए तो उसे नॉर्मल बोलेंगे। जहाँ से आपने बॉन्ड हटाया हाइड्रोजन का वहाँ से सीधे चलते जाओ, जो एंड हो, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, जो एंड हो, दो अलग अलग कार्बन पे हो रहा है जैसे कि ये, तो हमेशा क्या होगा, आइसो होगा। जहाँ पे आपने बॉन्ड हटाया है वहाँ से सीधे चले जाओ, एंड हमेशा 3 कार्बन पे दिखे अगर, तो क्या हो जाएगा, बस इतनी सी बात। बीच में सोचो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के एक CH3 लगा देता, अब ये नियो रह जाता, नहीं होता, ये नियो नहीं रहता। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के एक CH3 लगा देता, अब ये आइसो रह जाता, नहीं। कोई भी ब्रांच नहीं आना चाहिए आइसो या नियो के बीच में, एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे ये है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब फिर जब आपको बॉन्ड हटाना है सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन जहाँ से आपने हटाया है आपको देखना है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से सेकेंडरी, 3 कार्बन है तो टर्सरी। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी अल्काइल ग्रुप का यूज करके हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखेंगे, ठीक है? क्या बेटा? हाँ, पढ़ के बताऊंगा। सिलेबस अभी मुझे एग्जैक्टली क्या है कि पता नहीं ना, एक बार पहले NTA की वेबसाइट पे देखूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा।